नमस्कार, मैं हूं सोना सिंह चौधरी और आज हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू की, जिन्हें स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला और उस समय उनके किए कामों को सराहा भी जाता था। लेकिन अपने शासनकाल के दौरान नेहरू ने ऐसी 5 गलतियां की जिन्हें भारत आज भी भुगत रहा है। सबसे पहली गलती जो जवाहरलाल नेहरू ने की वो थी कोको आइलैंड। साल 1950 तक कोको आइलैंड भारत का ही हिस्सा था जो कोलकाता से मात्र 900 किलोमीटर की दूरी पर था। नेहरू ने इस आइलैंड को तोहफे के रूप में बर्मा को दे दिया और बाद में बर्मा ने कोको आइलैंड को चाइना को दे दिया। अब यही वो आइलैंड है जिससे चीन भारत को आंखें दिखाता है। दूसरी गलती जो उन्होंने की वो थी भारत और नेपाल का विलय ना करना। साल 1952 में नेपाल के राजा त्रिभुवन विक्रम शाह चाहते थे कि नेपाल का विलय भारत में हो जाए और नेपाल भारत का एक राज्य बन जाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि दोनों देशों के विलय से फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। बता दें कि नेपाल अगर आज भारत का हिस्सा होता तो नेपाल के जरिए चीन भारत को कभी ब्लैकमेल ना कर पाता। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो कि वो थी अमेरिका की तरफ से भारत को यूएन का सदस्य बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा देना। जी हाँ, साल 1953 में अमेरिका ने भारत को यूएन का परमानेंट सदस्य बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और चीन को यूएन का सदस्य बनाने की वकालत की थी, जिसकी बदौलत आज यूएन में चीन भारत के लिए समस्याएं खड़ी करता रहता है। और जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव को ठुकरा देने के बाद भारत ने यूएन का सदस्य बनने के लिए काफ़ी तरह से कोशिशें की, लेकिन भारत आज तक यूएन का स्थायी सदस्य नहीं बन पाया, जो कि साल 1953 में आसानी से बन सकता था। जवाहरलाल नेहरू की चौथी सबसे बड़ी गलती जिसे भारत आज भी भुगत रहा है वो थी पंचशील समझौता। 1953 में जब चीन ने तिब्बत पर जबरन कब्जा किया था, उस समय नेहरू चीन से दोस्ती के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। उन्होंने चीन के साथ पंचशील समझौता किया और इस समझौते के साथ ही भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया था। नेहरू ने चीन से दोस्ती की खातिर तिब्बत को भरोसे में लिए बिना उस वक्त चीन के कब्जे को मंजूरी दे दी थी और साल 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ तो चीनी सैनिक इसी पथ के मार्ग से भारत के अंदर घुस आए थे। पांचवी सबसे बड़ी गलती उनकी ये थी कश्मीर मुद्दा। जी हाँ, जब साल 1947 में भारत और पाकिस्तान बटे, वैसे ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया और कश्मीर को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन कश्मीर के राजा ने भारत के साथ रहने में ही अपनी भलाई समझी और पाकिस्तान को ये बात हजम नहीं हुई, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन नेहरू ने ये ऐलान कर दिया कि कश्मीर की समस्या का फैसला यूएन में होगा और ये इसलिए कहा गया क्योंकि भारत उस समय ही नहीं आज भी गुलाम है, जिसके सबूत हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको दिए थे। इसलिए आज तक इसका फैसला नहीं हो पाया है और आज भी कश्मीर समस्या को भारत झेल रहा है और नेहरू की सबसे बड़ी गलती को भुगत रहा है। अब हम बात करेंगे नेहरू खानदान की संपूर्ण सच्चाई के बारे में। इसकी शुरुआत होती है राजकोल के बेटे घियासुद्दीन गाजी से। रॉबर्ट हार्डी एंड्रूज की किताब द स्टोरी ऑफ मदाम पंडित में गंगाधर पंडित का चित्र छपा था, जिसके अनुसार घियासुद्दीन गाजी एक सुन्नी मुसलमान थे। घियासुद्दीन गाजी 1857 की क्रांति से पहले मुगल साम्राज्य में एक शहर के कोतवाल हुआ करते थे। 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेज़ों का भारत पर अच्छे से कब्जा हो गया था तो अंग्रेज़ों ने मुगलों पर कत्लेआम शुरू कर दिया था। अब इस बात से डरकर कुछ मुसलमानों ने हिंदू नाम अपना लिए जिससे उन्हें छिपने में आसानी हो सके। घियासुद्दीन अपने परिवार के साथ कश्मीर से दिल्ली आ गए और उन्होंने भी एक हिंदू नाम अपना लिया और नाम रखा गंगाधर। और दिल्ली में जहाँ ये रहते थे वहाँ से एक नहर बहती थी तो अपना सरनेम बना लिया नेहरू और इस तरह नेहरू खानदान की शुरुआत हुई। पहले गंगाधर नेहरू, मोतीलाल नेहरू और फिर जवाहरलाल नेहरू। एम.के. सिंह की एक बुक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के 13th वर्जन में डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। उस समय सिटी कोतवाल का दर्जा आज के पुलिस कमिश्नर की तरह एक बहुत बड़ा दर्जा हुआ करता था और उस समय मुगल साम्राज्य में कोई भी बड़ा पद हिंदुओं को नहीं दिया जाता था। विदेशी मूल के मुस्लिम लोगों को ही ऐसे पद दिए जाते थे। जवाहरलाल नेहरू की दूसरी बहन कृष्णा ने भी ये बात लिखी है कि जब बहादुर शाह जफर राजा थे तब उनके दादाजी यानी घियासुद्दीन सिटी कोतवाल हुआ करते थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में ये कहा था कि उन्होंने अपने दादाजी की एक तस्वीर देखी है जिसमें उन्होंने एक मुगल ठाकुर की तरह कपड़े पहने हुए हैं और उस फोटो में दिखाई देता है कि वो लंबे समय से मोटी दाढ़ी रख रहे थे, एक मुस्लिम टोपी पहने हुए थे और उनके हाथ में 2 तलवारें थीं।
आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म नंबर 77 मीरगंज इलाहाबाद में हुआ था, जो कि एक वेश्यालय था। इलाहाबाद में लंबे समय से ये इलाका वेश्यावृत्ति के लिए प्रसिद्ध है। उसी घर का कुछ हिस्सा जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने लाली चांद नाम की एक वेश्या को बेच दिया था। अगर आपको यकीन ना हो तो हम डिस्क्रिप्शन में एक न्यूज़ पोर्टल का लिंक दे देंगे जो इस बात की पूरी तरीके से पुष्टि करता है। बाद में मोतीलाल नेहरू अपने परिवार के साथ आनंद भवन में रहने आ गए थे। MC भट्ट की एक किताब द ग्रेट डिवाइड मुस्लिम सेपरेटिज्म एंड पार्टीशन के अनुसार जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी अपने पिता मोतीलाल नेहरू के कर्मचारी सैयद हुसैन के साथ भाग गई थी, तो मोतीलाल नेहरू ज़बरदस्ती उन्हें वापस ले आए और एक रंजित पंडित नाम के व्यक्ति से शादी करवा दी। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की, तो भारतीय सिविल सेवा के M.O. मथाई प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लगभग 10 सालों तक निजी सचिव रहे। उन्होंने अपनी किताब रेमिनेंस ऑफ नेहरू एज में लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू और एडविना माउंटबेटन, जो कि भारत के आखिरी वायसरॉय लुईस माउंटबेटन की पत्नी थी, उसके बीच गहरे संबंध थे। ये प्रेम संबंध इंदिरा गांधी के लिए शर्मिंदगी का एक स्रोत था। वो पहले ही अपनी मां कमला नेहरू के देहांत से बेहद दुखी थी, जिनकी टीवी के चलते डेथ हो गई थी। इंदिरा गांधी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू को समझाने के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मदद भी लिया करती थी, और उस किताब में ये भी लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू का सरोजनी नायडू की बेटी पद्मजा नायडू के साथ भी प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसे बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। इस बात का खुलासा ये भी हुआ है कि जब जवाहरलाल नेहरू अपने कमरे में पद्मजा नायडू की तस्वीर रखते थे तो इससे इंदिरा गांधी हटा दिया करती थी। इंदिरा प्रियदर्शनी को ऑक्सफोर्ड में भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां से बेकार प्रदर्शन के लिए बाहर निकाल दी गई थी। फिर शांति निकेतन में पढ़ते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें अनुचित व्यवहार के लिए बाहर निकाल दिया था। इन सब परेशानियों के चलते इंदिरा गांधी अकेलेपन और डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, और तभी उनके जीवन में आए फिरोज खान। फिरोज खान एक व्यापारी मुबारक अली के बेटे थे, जो आनंद भवन में घरेलू सामान और शराब पहुंचाने का काम करते थे, जो मूल निवासी थे जूनागढ़ गुजरात के, जिन्होंने एक पारसी महिला से शादी की और उसे मुस्लिम बनाया। फिरोज खान इसी महिला की संतान थे। उनकी मां का सरनेम था गांधी, जो कि पारसियों में अक्सर नाम पाया जाता था। विवाह से पहले फिरोज गांधी फिरोज खान थे और इंदिरा गांधी की मां कमला नेहरू इन दोनों की शादी के खिलाफ थी, और पिता राजनीति में पूरे तरीके से व्यस्त थे और मां मृत्यु शैय्या पर लेटी हुई थी। इसी बात का फायदा फिरोज खान ने उठाया और इंदिरा गांधी को बहला फुसला कर उसका धर्म परिवर्तन करवाकर लंदन की एक मस्जिद में उससे शादी रचा ली, और इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू का नाम रखा गया मैमूना बेगम। जवाहरलाल नेहरू को जब ये बात पता चली तो वो बहुत ही गुस्सा हुए, और जब ये बात मोहनदास करमचंद गांधी को मिली तो उन्होंने नेहरू को बुलवाकर समझाया, राजनीतिक छवि की खातिर फिरोज को मनाया कि वह अपना नाम गांधी रख ले। यह एक आसान काम था, क्योंकि एक शपथ पत्र के जरिए बजाय धर्म बदलने के सिर्फ नाम बदल लिया जाए। तो फिर फिरोज खान गांधी बन गए फिरोज गांधी, और फिर फिरोज और इंदिरा को भारत बुलाकर जनता के सामने दिखावे के लिए एक बार पुनः वैदिक रूप से उनका विवाह कराया गया। नेहरू के सेक्रेटरी M.O. मथाई अपनी बुक रेमिनेंस ऑफ नेहरू एज के पेज नंबर 94 पैराग्राफ 2 में लिखते हैं कि पता नहीं क्यों नेहरू ने सन 1942 में एक इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन शादी को वैदिक रीति रिवाजों से किए जाने की अनुमति दी, जबकि उस समय यह असंवैधानिक था। उस वक्त कानूनी रूप से उनकी सिविल मैरिज होनी चाहिए थी। राजीव गांधी के जन्म के कुछ समय बाद ही इंदिरा और फिरोज अलग हुए, लेकिन तलाक नहीं हुआ था। बताया जाता है कि फिरोज गांधी अक्सर नेहरू परिवार से पैसे मांगते हुए उनको परेशान करते थे और नेहरू की राजनीतिक गतिविधियों में इंटरफेरेंस भी करने लगे थे। तंग आकर नेहरू ने फिरोज के आनंद भवन में आने जाने पर रोक लगा दी। मथाई अपनी बुक में लिखते हैं कि फिरोज की डेथ से नेहरू और इंदिरा को बड़ी राहत मिली थी। 1960 में फिरोज गांधी की मौत भी एक रहस्यमय हालात में हुई थी। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी के बारे में। दरअसल संजय गांधी का असली नाम संजीव गांधी था, अपने बड़े भाई राजीव गांधी से मिलता जुलता, लेकिन
संजय नाम रखने की नौबत इसलिए आई क्योंकि उन्हें लंदन पुलिस ने कार चोरी के इल्जाम में पकड़ा था और पासपोर्ट भी जब्त कर लिया था। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त कृष्ण मेनन ने तब मदद करके संजीव गांधी का नाम बदलकर नया पासपोर्ट संजय गांधी के नाम से बनवाया था। इन्हीं मेनन साहब को भ्रष्टाचार के मामले में नेहरू और इंदिरा ने बचाया था। आम तौर पर ये माना जाता है कि संजय गांधी अपनी मां को ब्लैकमेल करते थे और जिसके कारण उनके सभी बुरे कामों पर इंदिरा ने हमेशा पर्दा डाला था और उसी अपनी मनमानी करने की छूट दी थी। संजय गांधी की एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई थी और वो भी रहस्यमय तरीके से। संजय गांधी का प्लेन गोता लगाते हुए बिना किसी चीज से टकराए क्रैश हो गया। ऐसा सिर्फ उस सिचुएशन में होता है जब विमान में ईंधन खत्म हो जाए, लेकिन उस समय की उड़ान का रजिस्टर बताता है कि उड़ान से पहले ही फ्यूल टैंक फुल था और बाद में इंदिरा ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इसकी कोई जांच नहीं होने दी।